बच्चों, वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। आज मैं आपको बेटा 11वीं क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूँ, चैप्टर 3। इसका नाम है थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आपको याद है, जब मैंने शुरू में पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था कि अकाउंट साइंस भी होता है, आर्ट भी होता है। साइंस इसलिए होता है क्योंकि अकाउंट जो होता है प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, इसके अपने खुद के प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट हैं। आज उन्हीं प्रिंसिपल और कंसेप्ट को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो उसको आप लिखना स्टार्ट कर लें। सबसे पहला जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस इट इज एज्यूम दैट business will go for a long run. It is assumed that business will go for a long run, and there is no intention to close or shut down the business. There is no intention to close or shut down the business. Accounting principles. हाँ जी, मतलब ये कि गोइंग कंसर्न के अंदर हम ये एज्यूम करते हैं, बिजनेस ये सोच के हम स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस विल गो फॉर अ लॉन्ग रन। बिजनेस हमारा नॉन स्टॉप लगातार इन्फिनिटी चलता रहेगा। तो यही है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। यहाँ पर ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस हमारा नॉन स्टॉप लगातार चलता रहेगा। जैसे होता है ना, आप कोई दुकान जब कोई खोलता है तो क्या सोच के खोलता है कि बिजनेस उसका नॉन स्टॉप चलता रहेगा। थिंक पॉजिटिव जैसे कहते हैं कि आगे चले ना चले, बंद हो जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन सोच तो हम अच्छा ही सकते हैं। इसलिए क्या नाम है इसका, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। और लिखो बेटा इसके अंदर, नेक्स्ट लिखो बेटा। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। अकॉर्डिंग टू दिस, in accounting, once a method is selected, should applied regularly, same year after year. मतलब ये कि हम ये एज्यूम करते हैं कि जब अकाउंटिंग में जब कोई हम मेथड हम सेलेक्ट करते हैं तो उस मेथड पे हम लगातार काम करें, फ्रीक्वेंटली मेथड को चेंज ना करें। क्योंकि अगर बार बार मेथड को आप चेंज करोगे तो ना ही आप उसको समझ पाओगे, ना ही उसको आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसलिए मेथड में फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना चाहिए। क्या लिखा लास्ट लाइन अपने? हाँ, आगे लिखो बेटा। दिस प्रिंसिपल helpful better understanding the method make comparison possible कि हम अगर सेम मेथड रखेंगे तो उसको हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्रूअल एजम्पशन। According to this, in accounting, both transactions are recorded, whether on cash basis or credit basis. Both transactions are recorded, either on cash basis or credit transaction. This principle helpful to show the correct and true picture of the business. This principle helpful recognizing the creditors, debtors, outstanding expenses. ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंट जब हम बनाते हैं उसमें हम दोनों चीज़ों को लिखते हैं, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो चाहे वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। इससे हमें एसेट्स लायबिलिटी को पूरा रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है। तो मोस्टली हर फर्म एक्रूअल बेसिस ही फॉलो करती है और इससे आप सही और एक्यूरेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। लिख लीजिए इसमें, दिस प्रिंसिपल हेल्पफुल टू कैलकुलेट द
accurate profit or loss of the business. Accrual assumption. Clear? चलिए नेक्स्ट लिखो बेटा, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, accounting entity principle or business entity principle. According to this, it is assumed that owner and his business both are separate from each other. Both are separate from each other. क्या मतलब, मालिक और उसका बिजनेस दोनों एक दूसरे से अलग और सेपरेट हैं, दोनों एक दूसरे से अलग और सेपरेट हैं. एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ओनर. क्या मतलब कि देखिए, अकाउंट्स में हमेशा ये चीज़ मानी जाती है कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है. बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी दोनों को हम सेपरेट मानते हैं. ऐसा होता है हमेशा. कोई भी फर्म ले लो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, भाई मालिक और बिज़नेस अलग अलग होते हैं. कैसे होते हैं आप खुद सोचो. जब मालिक की डेथ हो जाती है, क्या बिज़नेस बंद हो जाता है? बिज़नेस चलता रहता है, उसका बेटा बैठता है. तो क्योंकि दोनों एक दूसरे से सेपरेट एंटिटी हैं, इसलिए ऐसा होता है. अगर सेम होते तो जिस दिन मालिक की डेथ उस दिन बिज़नेस बंद हो जाना चाहिए. तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करते हैं. बिज़नेस में जो ट्रांजेक्शन लिखी जाती है वो सब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है. ठीक है, क्लियर बेटा? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. अब नेक्स्ट को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस, इन अकाउंटिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड. Monetary transactions are recorded. Those transaction and events which can't be expressed in terms of money, are not recorded in the books. Those transaction and events which can't be expressed in terms of money are not recorded in the books. ये तो आपका अकाउंट ही है, इसका नाम ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. यानी केवल वही चीज़ें लिखी जाएंगी जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते, जिनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता. ठीक है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड. केवल वही ट्रांजेक्शन लिखी जाएंगी जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं. जो कन्वर्ट नहीं हो सकते उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते. अगला लिखो बेटा, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस, लॉन्ग अकाउंटिंग ड्यूरेशन divided into short time intervals. Long accounting duration will be divided into short time intervals. This period generally for 1 year. This period is generally for 1 year. This principle helpful to good control over the business. देखिए ऐसा होता है कि अकाउंटिंग पीरियड, अगर आप बिजनेस करते जा रहे हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कोई प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं कर रहे, अकाउंटिंग पीरियड आप कोई फॉलो नहीं कर रहे, आप बस बिजनेस करते जा रहे हो, 4-4, 5-5 साल में एक बार आप बैठ के हिसाब किताब करते हो, तो क्या आपके लिए वो पॉसिबल मतलब सही है? आपका बिजनेस में कंट्रोल नहीं हुआ इतना अच्छा, लेकिन वही चीज़ आप पीरियड में डिवाइड कर देते हो, 6 महीना, 1 साल, बीच बीच में इंटरवल में डिवाइड कर देते हो, तो उसे बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जहाँ पे उसके ड्यूरेशन को हम लोग छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट देते हैं. जैसे नॉर्मली हर कंपनी होती है, हर फर्म क्या करती है, अपना बिजनेस के 6-6 महीने में मीटिंग बुलाती है, रिजल्ट को एनालाइज करती है कि कितनी प्रोडक्शन हुई, कितना बिका, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना कम रहा, फिर आगे के लिए प्लान तैयार करती है. तो बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है कि समय समय पे उसको एनालाइज़ किया जाए.
इसीलिए हम कहते हैं उसे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग ड्यूरेशन को छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट देते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली। तो जो बड़ी फर्म होती हैं वो क्वार्टरली, हाफ ईयरली करती हैं, जो छोटी फर्म होती हैं वो एनुअली करती हैं। लेकिन हर फर्म एनुअली एनालिसिस ज़रूर करती है, यानी साल के एंड में बैठ के हम प्रॉफिट लॉस बना के कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और कैसे उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हर फर्म, हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, ठीक है। उसे कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जहाँ पे उसको हम अकाउंटिंग पीरियड को छोटे छोटे इंटरवल्स में बांट देते हैं। वो इंटरवल ज़्यादातर 1 ईयर के होते हैं। अब देखो बेटा, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। According to this, while recording the transaction, all and full information must be disclosed. Full information must be disclosed. This principle helpful to the management take correct decision. देखिए होता क्या एक्चुअली, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि अकाउंट जब बनाते हो आप तो उसमें सारी जानकारी दो, सब कुछ डिस्क्लोज करो, कोई चीज़ हाइड मत करो। ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर आप देखो अकाउंट्स कौन बनाता है, अकाउंटेंट। उसको एनालाइज कौन करता है, अकाउंटेंट। उसके बाद जो डिसीजन लेता है वो कौन लेता है, ओनर, मैनेजमेंट। अगर अकाउंटेंट ने कोई चीज़ हाइड कर दी या अकाउंट्स गलत बना दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मैनेजमेंट के पास गलत रिपोर्ट जाएगी, फिर मैनेजमेंट जो डिसीजन लेगा वो गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, कोई चीज़ हाइड मत करो, सब कुछ बताओ ताकि मैनेजमेंट को किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, पूरी इन्फॉर्मेशन हो और डिसीजन लेने में उनको कोई दिक्कत ना हो। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कि कोई चीज़ आप हाइड मत करो, क्योंकि अकाउंट्स बनाता कोई और है, उसको देखता कोई और है, उस पर डिसीजन कोई और लेता है। तो अगर आपने बनाते हुए या कुछ गलती कर दी तो उसका इफेक्ट ऊपर लेवल तक जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, आप अकाउंट्स बनाते समय कोई भी चीज़ हाइड मत करो। क्लियर। नेक्स्ट लिखो बेटा, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। This principle says that in accounting relevant information give more importance compare with irrelevant or less important items. It means those informations must be disclosed. Those information must be disclosed which influence the decision of an investor, which influence the decision of an investor. This principle helpful avoid extra burden on accountant. Avoid extra burden on accountant. देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अब एक ही फर्म में अकाउंटेंट है, उसी पे सारी जिम्मेदारी उसी पे है, उसी को अकाउंट मेंटेन करना है, जो छोटे मोटे लेजर है सब कुछ वही करना है। तो आप देखेंगे बहुत फ्रस्ट्रेट रहेगा, उस पर प्रेशर बहुत रहेगा, गलतियाँ बहुत करेगा वो। लेकिन वही काम जब आप डिवाइड करते हो कि मेन अकाउंटेंट मेन लेजर तैयार करेगा, कैश बुक वगैरह ज़रूरी चीज़ें बनाएगा, पेटी कैश बुक कोई और बनाएगा, छोटी मोटी हिसाब किताब कोई और रखेगा, तो इससे आप देखेंगे अकाउंटेंट का काम अच्छा होगा, गलतियाँ कम करेगा वो और सही रहेगा। तो सेम वही चीज़ है, जब आप एक पे आप सारा बर्डन डाल देंगे, सब कुछ उसी को करना होगा तो आपकी क्वालिटी गिर जाएगी। लेकिन जब आप काम को डिवाइड कर देंगे, लिमिटेड काम देंगे, तो आप देखेंगे परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सेम आपको ऊपर पता है, जैसे आपको हम एक बुक दे दें, कहेंगे बेटा इसे कल याद करके आना, पूरी बुक आप नहीं कर पाओगे। लेकिन उसी में मैं चीज़ें हाईलाइट करके दे देता हूँ, चैप्टर में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवा के दे देता हूँ, तो आप उसे याद करके आ सकते हो। तो सेम वही चीज़ होती है कि जब आप चाहते हो
कि अकाउंटेंट पे फालतू बर्डन ना पड़े, वो काम अच्छा करे, तो उसके लिए हम चीज़ों को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। वही कहता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर कहता है सब कुछ बताओ, सब कुछ लिखो, रेलिवेंट हो ना हो सब कुछ लिखना है। और मटेरियलिटी क्या कहता है, केवल रेलिवेंट चीज़ें ही डिस्क्लोज की जाए, जो इररेलिवेंट है वो कोई और देख लेगा या उसको हम हाइड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन और कितनी रेलिवेंट है वो। फिर लिखो बेटा, नेक्स्ट आता है प्रूडेंस। प्रूडेंस इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, दिस प्रिंसिपल सेज दैट don't anticipate profit, be prepared for loss. Don't anticipate profit, be prepared for losses. मतलब ये कि आप प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, लेकिन जो होने वाले लॉसेस है उसके लिए पहले से आप तैयार रहो। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई बिज़नेस आप कर रहे हैं, बिज़नेस में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन अगर आप हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते रहो, अचानक आपको लॉस हो गया, आपके पास बैलेंस नहीं था, कोई रिजर्व नहीं था, तो हो सकता है बिज़नेस बंद करना पड़ जाए। तो यही चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव भी सोचो और नेगेटिव के लिए भी पहले से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखो, मेंटली एंड फाइनेंशियली। ये प्रिंसिपल ये कहता है। लिख लो, इसमें एक लाइन और लिखो, दिस प्रिंसिपल हेल्पफुल to show the realistic picture of the business. Realistic picture of the business. Like we create provision for doubtful debt. To cover the bad debt losses in future. तो ये इसी बेसिस पे होता है। हम प्रोविज़न क्यों बनाते हैं कि कल को भविष्य में अगर कोई लॉस होगा तो उसको प्रोविज़न से कवर कर लेंगे ताकि बिज़नेस को दिक्कत ना पड़े। यही कंसेप्ट ये कहता है कि आप हमेशा भविष्य में जो आने वाले जो लॉसेस हो सकते हैं उसके लिए पहले से ही अपने आप को फाइनेंशियली और मेंटली प्रिपेयर करके रखो, तैयार करके रखो। ठीक है, अब देखो बेटा, कॉस्ट कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस assets is recorded in the books at cost price or purchase price. Assets is recorded in the books at cost price or purchase price. And to know the book value of assets, we charged depreciation year by year. And to know the book value of assets, we charged depreciation year by year. This principle helpful to show the correct value of assets in the books. भाई जैसे मान लो आपने मशीन खरीदी, आपने कार परचेज़ की। कार आपने खरीदी थी 2018 में, उस समय सपोज करो कार आपने 6 लाख की ली थी, तो अगले साल भी कार का 6 लाख की होगी? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कार की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। तो अगर आप कार को कॉस्ट पर रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन अब उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे, तो क्या अकाउंट्स आप सही बना रहे हो? गलत हो रहा है ना आपका, क्योंकि 2 साल 3 साल बाद कार की वैल्यू 6 लाख थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अकाउंट्स को हम लोग कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और हर साल उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। इससे हमें एसेट्स की सही वैल्यू पता चल जाती है। अब देखो बेटा, मैचिंग कंसेप्ट। दिस प्रिंसिपल provides a guideline that how revenue matched with the expenses. How revenue matched with the expenses. रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ कैसे मैच करेंगे? देखिए, फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज्ड income
or revenue, and after recognizing expenses, the expenses will be deducted from revenue. The expenses will be deducted from revenue to know the profit और लॉस ऑफ द बिजनेस। मतलब ये कि सबसे पहले जो भी इनकम आपने कमाई है उसको लिखो, उसमें जो एक्रूड इनकम उसे भी ऐड करो। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि जो इनकम आपने कमाई है, जो मिली है आपको, वो लिखें, प्लस जो इनकम नहीं मिली एक्रूड इनकम वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि एक्रूअल बेसिस है ना हमारा अकाउंटिंग, तो इनकम तो उसी साल की कहलाएगी। सेम ऐसे खर्चे जो आपने पे किए हैं और जो नहीं पे किए हैं वो भी ऐड करने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करने हैं। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि उस साल की जितने भी टोटल इनकम एक्सपेंसेस हैं सब कुछ लेना है आपने, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो देखा जाएगा। रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये होता है कि उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम भी आप उसमें प्लस करें और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी प्लस करें। ठीक है, नेक्स्ट को बेटा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम भी आप बोल सकते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, according to this, in accounting, every transaction have double effect. Every transaction have double effect. Or in accounting both effects are recorded. Both effects are recorded. One on debit side, other on credit side. One on debit side, other on credit side. This principle helpful. Check the arithmetical accuracy of the business. Check the arithmetical accuracy of the business. यही आपकी बुक का नाम भी है, डबल एंट्री सिस्टम की। अकाउंटिंग में हमेशा दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, डबल इफेक्ट होते हैं, दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, एक को डेबिट साइड, एक को क्रेडिट साइड। अब लिखो बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस, while recording the transaction, revenue is recognized not when it has been received, not when it has been received. It is recognized when goods have been sold and services have been rendered. Goods have been sold and services have been rendered. Goods have been sold and services have been rendered. इसका मतलब किसी भी इनकम को हम इनकम तब मानते हैं जब हमारा काम पूरा हो जाता है। यानी कि आप कहोगे जैसे पैसे आज मिले तो आज आपकी इनकम बन गई। किसी भी इनकम को या एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज हम तब करते हैं जिस दिन काम पूरा होता है। अगर हमें पैसे आज मिल गए लेकिन काम हमने उसका एक हफ्ते बाद किया तो वो इनकम एक हफ्ते बाद की मानी जाएगी। या मान लीजिए हमने किसी का काम एक हफ्ते पहले किया था, उसने इनकम आज दी है, तो वो इनकम आज की नहीं एक हफ्ते पहले की कहलाएगी। एक्रूअल कंसेप्ट यही कहता है कि जिस दिन काम पूरा होता है उस दिन इनकम बनती है। पैसे चाहे पहले मिले चाहे बाद में मिले, उससे इनकम नहीं बनती। तो इनकम को रिकॉग्नाइज हम पैसे मिलने से नहीं करते, बल्कि जिस दिन काम पूरा होता है उस दिन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यही हमारा एक्रूअल कंसेप्ट होता है। अब नेक्स्ट को बेटा वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। This principle says that while recording the transaction, all transaction must be checked and verified. Before recording it. All transaction must be checked and verified before recording it.
दिस प्रिंसिपल हेल्पफुल टू मेंटेन द अकाउंट्स फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। देखो इससे बेनिफिट ये मिलेगा, अगर हर चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब हर चीज़ को वेरीफाई करके फिर लिखते हो, तो अकाउंट्स आपका सही बनेगा, एक्यूरेट बनेगा, गलती होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जब अकाउंट्स आप बनाएं तो हर चीज़ को डबल चेक, क्रॉस चेक करके फिर आप उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है, ये तो थी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स। दो चीज़ें में बेटा और हैं छोटी छोटी जो बताना चाहूँगा मैं आपको। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये भी इसी टॉपिक के अंदर आता है, इसी चैप्टर के अंदर आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस which are issued by ICAI. ICAI means the Institute of Chartered Accountant of India. The Institute of Chartered Accountant of India. Institute of Chartered Accountant of India providing a guidelines and set a platform or format for preparing and presentation the accounts. Preparing and presentation the accounts मतलब ये कि इंडिया में अकाउंट्स के लिए कुछ भी जैसे पढ़ाया जाएगा, जो कंसेप्ट्स हैं, जो क्या क्या उसमें करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ इसको कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और ये बनाता है सीए इंस्टीट्यूट। सीए इंस्टीट्यूट ने हर अकाउंट्स के अंदर हर टॉपिक के लिए एक एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि इसको इस तरह से पढ़ाना है, इसमें अकाउंट्स ऐसे बनाए जाएंगे, ये इसमें करानी है, ये चीज़ें। तो अकाउंट्स इंडिया में जो भी हैंडल करता है उसे कहते हैं सीए इंस्टीट्यूट, और वो बनाते क्या, जो स्टैंडर्ड बनाता है उसे कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल आपके 30-32 स्टैंडर्ड हैं जो आपको 11th-12th में तो बहुत कम पढ़ोगे, आप आगे चल के बीकॉम ग्रेजुएशन सीए वगैरह जब करोगे वहाँ पे सारे पढ़ोगे। 11th-12th में हम लोग पढ़ेंगे 4-5 स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, AS3 पढ़ेंगे, AS26 पढ़ेंगे, AS7 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 11th-12th में हम लोग कम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, लेकिन आगे चल के आप बीकॉम सीए वगैरह करो तो वहाँ सारे स्टैंडर्ड आपको पढ़ने पड़ेंगे। समझा स्टैंडर्ड क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड एक मतलब एक प्लेटफॉर्म तैयार कर देना, एक फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन करने का तरीका बता देना कि इसको ऐसे करना, इस तरह से बनाया जाएगा, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो बनाता कौन है, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वहाँ से पूरे इंडिया में अकाउंट्स कंट्रोल और हैंडल किया जाता है। इसके बाद चैप्टर में ऑब्जेक्टिव और यूटिलिटीज़ हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव है यही कि ऑल ओवर इंडिया अकाउंट्स एक जैसा रहे, यूनिफॉर्म रहे, वेरिएशन ना रहे, उसमें पढ़ाने को सबको एक तरीका सेम फॉर्मेट रहे, और स्टैंडर्ड्स लेवल बना रखा है ताकि वर्ल्ड वाइड भी उसको एक्सेप्ट किया जा सके। ठीक है, एक चीज़ और इसमें बेटा, मीनिंग ऑफ IFRS। मीनिंग ऑफ IFRS लिख लीजिए। IFRS आर सेट ऑफ accounting standard, set of accounting standard developed by IASB, International Accounting Standard Board, International Accounting Standard Board, International Accounting Standard Board for presentation and preparation of accounts worldwide। यानी इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंट्स कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे करेंगे, उसके लिए बनता है ये IFRS। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो था वो इंडियन था, और IFRS जो है इंटरनेशनल है आपका। ये भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाता है कि वर्ल्ड वाइड कैसे अकाउंट्स मेंटेन होगा, कैसे क्या किया जाएगा, उसके लिए होता है। इसका एक एग्ज़ाम भी होता है, उसको IFRS का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लोगे तो आप इंटरनेशनल अकाउंटेंट बन जाते हो। ठीक है बेटा, बाकी इसमें कोई सजेशन हो, कुछ हो बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके बता सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, कोई सजेशन हो, कुछ हो, ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना बच्चे। थैंक यू।